वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम लोग 16 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखें। और वैदिक सभ्यता और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड अब तक 3 वीडियो मैं बना चुका हूं। और आपको ये समझना है कि रेलवे एग्जाम्स में एनटीपीसी परीक्षा, ग्रुप डी रेलवे की जो ग्रुप डी परीक्षा है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ये समझकर अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना है। यदि अभी तक आपने पाषाण काल, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको उन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को भी जांच लें। तो आज के इस वीडियो में 16 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक और मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकप्रिय श्रेणी यानी एनटीपीसी में जो 2020-21 में परीक्षा हुई थी उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही है। तो इसमें पोरस का राज्य, अब इसमें जो है झेलम का उल्लेख किया गया है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब के बीच में बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया। व्यास नदी भारत में सिकंदर के लिए एक सीमा रेखा थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को क्या कहा जाता था? कौशल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्राचीन काल में अवध को कौशल कहा जाता था। अब इसके बाद में लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा एनटीपीसी प्रारंभिक एवं मुख्य में तथ्यात्मक रूप में कैसे प्रश्न पूछे गए थे? प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता? एक ही प्रश्न पूछा गया है, कौशल। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से। अब हम लोग लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा जो यानी कि एनटीपीसी है 2001 से 2014 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के हर्यंक वंश के शासक थे। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार का निर्माण करवाया। किसने करवाया? बिंबिसार के द्वारा भगवान बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? मौर्य काल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पंचमार्क सिक्के का प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई? वैशाली। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्राचीन काल में अवंती महाजनपद 2 भागों में बंटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, कितनी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ईसा से 326 वर्ष पूर्व। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है इन एग्जाम्स में, हाइडेस्पीज युद्ध कहां लड़ा गया था? सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो इन सभी का आंसर है, सिकंदर एवं अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पीज या फिर वितस्ता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? नंदवंश।
इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तत्कालीन मैसेडोनिया के शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में नंद वंश के शासक धनानंद का शासक था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई? बेबीलोन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? व्यास नदी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे चढ़ने से इनकार कर दिया, यहीं से वापस लौट गया। अतः व्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। अब हम लोग जो ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा हुई है 2003 से 2014 तक, तो इसमें हम तथ्यात्मक प्रारूप में ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर विकल्प के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग वन लाइनर टर्म में ही पढ़ लेते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया यानी जो विकल्प में दिया था उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। प्राचीन काल में नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय, मतलब प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध? विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में मगध महाजनपद आधुनिक कहाँ स्थित था? बिहार में स्थित था। बुद्ध काल का प्रमुख गणराज्य कौन सा? यानी बुद्ध काल का प्रमुख गणराज्य कौन सा था? वैशाली था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर यानी राजगृह में आयोजित की गई थी। पूर्व मौर्य काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर तत्कालीन कहाँ का शासक था? अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिम उत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया का शासक था। उज्जैनी मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? उज्जैन नगर। प्राचीन कालीन कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से किसके बारे में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद के बारे में इन प्रमुख ग्रंथों से यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक किसके समय में वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? उसे पुराणों में काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। हरेंग वंश के किस शासक को कड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु। नंद वंश ने कहां शासन किया? मगध पर शासन किया। किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के उपदेश दिए? बिंबिसार के शासनकाल में। तो महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने उपदेश दिए। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया? अजातशत्रु ने किया। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का विरोध किसने किया? पोरस के द्वारा। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले शामिल हैं। अब मौर्य साम्राज्य से एनटीपीसी परीक्षा में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, उनको हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। किसके पोते थे? वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे बिंदुसार के पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष में अशोक के राजादेश की व्याख्या की। 1837। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उवाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। 1837 में पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ का एक रूपांतरण रूप है? अशोक। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत का जो राज चिन्ह है यानी राज की प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। अब जो एनटीपीसी परीक्षा में प्रारंभिक एवं मुख्य में तथ्यात्मक प्रारूप में हम लोग पढ़ लेते हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम है। किस मौर्य शासक की कहानी मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में वर्णित है?
चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अब हम लोग जो लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा हुई है यानी एनटीपीसी, जो ऑफलाइन परीक्षा हुई 2001 से 2014 तक, जितने क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? नंद वंश। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? मौर्य वंश। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी यानी आमू दरिया की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। महापद्मन नंद वंश का एक महान शासक था। उसने पौरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रद्योतों को कौशाम्बी, कौशल, अवंती में शासन कर रहे थे पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नहीं आया था? कोलंबस। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वास्को डी गामा द्वारा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई, जबकि कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। तो अतः कोलंबस भारत नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया एक राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इंडिका। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन है, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? मेगस्थनीज। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मेगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की? चाणक्य ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित थे। वो बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति थे। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देने और उसके मार्ग निर्देशन का कार्य किया, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवण बेलगोला में सल्लेखना द्वारा मृत्यु को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। कुछ स्रोतों के अनुसार चाणक्य बिंदुसार के शासनकाल में भी कुछ समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य नामों से भी जाना जाता है। पुराणों में उन्हें द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। इन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? मौर्य वंश। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिए गए राजवंशों में मौर्य वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? नंदवंश। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे प्राचीनतम राजवंश नंदवंश है। नंदवंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का शासन 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, जबकि गुप्त वंश का शासन लगभग 275 से 505 ईस्वी तक और पल्लव वंश का शासन तृतीय शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। तो इस विकल्प का आंसर बी होगा, यानी नंदवंश। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। विकल्प में संघमित्रा ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन सी सही होगा। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। ये सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया?
जेम्स प्रिंसेप, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्राह्मी लिपि को स्पष्टता पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ा। डॉक्टर डी आर भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास का लिखने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वो हैं प्रियदर्शी, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अशोक के सभी अभिलेखों में उसे देव नाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न में पर देखा जा सकता है। चट्टान आलेख, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक घटना एवं नरसंहार ने अशोक को काफी प्रभावित किया। उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म विजय की नीति को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? ढौली, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में कलिंग राज्य में ढौली या फिर घौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित विभिन्न स्थानों पर अशोक द्वारा स्तंभ लेख, शिलालेख एवं गुहा लेख स्थापित किए गए। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? अशोक, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक के से संबंधित, इसका निर्माण अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? कुषाण, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अशोक के दूसरे 13वें शिलालेख संगम राज्यों चोल, पांड्य, केरलपुत्र और शक्तिपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख है, किंतु कुषाणों का उल्लेख नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़ था। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को काशारपड़ या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे। काकड़ी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक हर्यंक वंश का शासक था। अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। कुड़िक इसका उपनाम है। यह बिंबिसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे और राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बनवाया गया था? अशोक, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सांची का स्तंभ अशोक ने बनवाया था। सांची और सारनाथ के स्तंभ पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? गंगा एवं सोन, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसा है। इसकी स्थापना हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। अब जो मौर्य वंश से रिलेटेड ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा हुई है उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने साम्राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 14, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें अशोक की राजाज्ञा यानी शासन देश उत्कीर्ण है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। इसके अतिरिक्त तक्षशिला तथा लघमान से आरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है।
अब जो ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा हुई है उसके हम तथ्यात्मक प्रारूप के क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य समाज का कितने वर्गों में विभाजित था? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगस्थनीज की किसकी पुस्तक में? मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को किसने बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन हुआ? अशोक। अशोक की धर्मनीति एवं शासन का सिद्धांत 14 शिलालेखों में किया गया है। जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल ने जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में पूछा गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो मोगलीपुत्र तीसरे। पाटलिपुत्र व तक्षशिला उज्जैनी मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वर उनके राज्य के सीमा से बाहर था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन जिले में स्थित है। प्रसिद्ध धमेख स्तूप सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसके द्वारा की गई? चाणक्य। धौली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किसके निकट लड़ा गया? कलिंग युद्ध जो है धौली के निकट लड़ा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य। पाणिनि का संबंध किससे है? अष्टाध्यायी से है। अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक यानी विश्व धर्म बना। अशोक किस वंश से रिलेटेड है? मौर्य वंश। शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व के आसपास की थी, ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया? आजीवक संप्रदाय। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहलाने वाले अधिकारी का मुख्य कोषाधिकारी था। धम्म नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अशोक। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य कला का नमूना है। मौर्यकालीन शासन के सिद्धांतों का उल्लेख किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश का मतलब किसी भी वंश का इतिहास नहीं है। 14 मेजर रॉक एडिक्टस अशोक से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के समकालीन थे। भारत में प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशिली थी। अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते शब्द उत्कीर्ण है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 16 महाजनपद से मगध राज्य के उत्कर्ष तक और मौर्य प्रशासन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।